बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला। लेवल 2 के क्वेश्चन थे, लेवल 3 में आपके बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटे से क्वेश्चन में क्या लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग इनटू बैंक। 1 अप्रैल 2025 को आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2025 को, और 10 लाख रुपीज सीधा बैंक में जमा कराए। 1 अप्रैल 2025 से पहले आपका तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और अगर बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो उसका कैश होगा ना, ना उसका बैंक होगा। आप पहली बार बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं, अपने अपने पर्सनल अकाउंट से या अपने पर्सनल कैश से आप बैंक में जमा कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपके पास कोई कैश नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं लेके चलूं ट्रांजेक्शन को यहाँ पर, और एसेट्स इज इक्वल टू, थोड़ा और आगे चलें जरा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोल के, फोर्थ ट्रांजेक्शन में आपके पास क्या आने वाला है, यू हैव, मैं कैश तो है नहीं मेरे पास, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, बैंक। या थोड़ी जगह बना लेता हूँ मैं, थोड़ा इस तरफ चले आता हूँ क्योंकि कैश की जरूरत पड़ती है, हमें भी आएगा कैश। आई राइट हियर बैंक। कितने का बैंक आपके पास है, 10 लाख रुपीज का। एज अ रिजल्ट आपके पास कैपिटल कितने की है, कैपिटल भी 10 लाख रुपीज की है। दिस वॉज योर फर्स्ट एंट्री। इस पर कोई डाउट किसी को? स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, तो आपने बैंक में जमा कराया और क्या कर दिया, कैपिटल बन गया आपका। दिस इज योर ट्रांजेक्शन नंबर 1। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर दी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 5 लाख ऑन 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को आपने क्या करा, एडिशनल कैपिटल क्या लगाई है, तो जरा देखें। तो अब एडिशनल कैपिटल के बारे में पूछा नहीं ना, कैश लगी है बैंक में लगा, तो हम कैश अकाउंट लिख देंगे, कैश। ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 हो जाएगी आपकी, 2। यहाँ क्या करेंगे आप, अभी तक तो जीरो था, अब अपने 5 लाख का प्लस यहाँ जीरो, ठीक है जी, और इधर सॉरी इधर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, प्लस 5 लाख हो जाएगा, प्लस जीरो, ठीक है जी। और ये आपकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी। एंड व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन नाउ, कितना अमाउंट आएगा, कैश इज ऑफ 5 लाख प्लस बैंक में कितना आपके पास 10 लाख, प्लस टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, 15 लाख हो जाएगा। एंड देर इज नथिंग ऑन लाइबिलिटी साइड, ठीक है। एडिशनल कैपिटल लगी है। अच्छा, आपने देखा पर्पसफुली हमने क्या किया कि यहाँ पर डेट दे दी है आपको। डेट का कहाँ पता चलेगा, अभी थोड़ी देर में चलेंगे तो हमें डेट का भी आइडिया होगा कि डेट का क्या करना है। दिस इज डन। जिनमें हो रखा वो मैच करते चले। नंबर 2 हो गया, परचेज गुड्स फ्रॉम Amazon 30,000, पेड एक्सप्रेस डिलीवरी चार्जेस 200 रुपये। अमेजन से सामान खरीदा आपने, ठीक है जी, और एक्सप्रेस डिलीवरी चार्ज, मतलब आप प्राइम मेंबर नहीं थे, आपने बोला होता ना जल्दी पैसा करने, जल्दी डिलीवरी चाहिए, थोड़ा पैसा ज्यादा ले लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे बताइए अब आप। नंबर 3, तो परचेज गुड्स है ना, तो स्टॉक बढ़ जाएगा आपका, प्लस। अब बताइए मुझे, आपने गुड्स खरीदी थी या मशीनरी खरीदी है, बताइए क्या खरीदा है। गुड्स खरीदी है, ठीक है जी। गुड्स कितने की खरीदी है आपने यहाँ पर, और 30,000 की। और डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, 200 रुपए के, ठीक है जी। अगर आप मशीनरी खरीदते और उस पर डिलीवरी चार्जेस होते तो क्या होता, गुड्स खरीदिए उस पर डिलीवरी चार्ज, ये कंसेप्ट है, प्लीज समझिएगा। इफ यू आर परचेजिंग गुड्स, उन पर अगर हम डिलीवरी चार्ज करते हैं तो परचेज प्राइस अलग लिखा जाएगा, डिलीवरी चार्ज आपका एक्सपेंस बनेगा। लेकिन अगर आप मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी खरीदने में जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो मशीन की कीमत में ऐड हो जाएगा। दैट विल बी एक्विजिशन कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल किस पे लगता है, एसेट्स पे लगता है। क्या कहते हैं, एसेट्स एक्वायर्ड, उसको एक्वायर करने में जितना भी खर्चा लगेगा वो उस एसेट्स की कीमत में जुड़ेगा। तो जब मशीनरी खरीदेंगे या एसेट्स खरीदेंगे तो जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, मशीन को चालू करने में जो भी खर्चा लगेगा वो सब मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम गुड्स खरीदेंगे उस पर जो खर्चा लगेगा वो हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंस बनेगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे हैंडल करना था वो देखिए। तो स्टॉक में यू विल ऐड 30,000, 30,000 आप स्टॉक में ऐड करेंगे। और क्योंकि आपने अमेजन को पे किया, ठीक है, और ये नहीं बोला कि कैश ऑन डिलीवरी है, ये भी तो नहीं बोला गया, तो क्या गया होगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया होगा कितना, प्लस बैंक से कितना पैसा गया आपका,
30,200 बैंक से कितना चला गया आपका? 30,200 चला गया। समझ पा रहे हैं क्यों गया? 30,000 तो आपका सामान था, 200 का डिलीवरी चार्ज भी तो वो लेंगे आपसे, और साथ ही साथ कट जाता है बस। 30,200, तो फिर कैसे जाएगा बता? कैश ऑन डिलीवरी लिखा है क्या? आप अमेजन से सामान खरीद रहे हो तो क्या आपके घर से नोट उड़ते हुए अमेजन के पास जाएंगे? कैसे होगा बता जरा। हाँ, तो कैश ऑन डिलीवरी लिखा कहाँ है? ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोमिनेंट वे ऑफ पेमेंट क्या है? ऑनलाइन होता है या कैश होता है, बताइए। जब कोई हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मुझे बताइए, आप लोग खूब करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में मेजरली आपका क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट होती है। अगर मान लो वो डिलीवरी करने के लिए भी आते हैं तो शायद आपको बारकोड दिखा के डिलीवरी करवा लेते होंगे, ऑनलाइन ही होता है, अवॉइड करते हैं कैश में। जब तक कि आप एक्सक्लूसिवली कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ना सेलेक्ट करें, मोस्ट ऑफ द पेमेंट हैपेंस इन ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब इट इज गोइंग टू बी ऑटो डेबिटेड, डेबिटेड मतलब आपके बैंक से कम होगी, इसीलिए हमने बैंक से किया। अगर हमने बोलता परचेज गुड्स फ्रॉम अमेजन, डिलीवरी चार्जेस 200, कैश ऑन डिलीवरी, तब क्या करते? तो कैश से करते, कैश ऑन डिलीवरी तो लिखा नहीं है। तो अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल क्या है ऑनलाइन परचेज में? कि बैंक से पेमेंट जाएगी। एक्सेप्शनल क्या होगा? कि कैश से पेमेंट जाएगी। एक्सेप्शनल पेमेंट तब, सुनो, रूटीन बिजनेस है तो जब तक ना बोला जाए तब तक कैश से पेमेंट करेंगे, रूटीन बिजनेस में। वहां नॉर्मल क्या है? कैश से पेमेंट होना नॉर्मल है। और अगर बैंक से होगा तो बोलेंगे थ्रू चेक या थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन वाले मेथड में क्या होगा? नॉर्मल क्या होगा? ऑनलाइन पेमेंट होगी। और एक्सेप्शनल क्या होगा? कैश ऑन डिलीवरी। तो हमने क्या किया, 30,200 यहाँ से माइनस किया, नथिंग इज गॉन फ्रॉम हियर। अब इधर देखिए, इस तरफ ये जो डिलीवरी चार्जेस थे 200 रुपए के, वो यहाँ से माइनस होंगे। डिलीवरी चार्ज इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? मालिक बियर करेगा। इसको गुड्स की कीमत में नहीं जोड़ सकते। अगर ये मशीनरी होती तो हम उसकी कीमत में उसको क्या लेके चलते। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी पीछे? अमेजन से सामान खरीदने का आपके वहां दिखेंगे ऐसी ट्रांजेक्शन, जब आप अपने एग्जाम में जाएंगे तो आपके टीचर्स देंगे ऐसी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं जरा, देखिए न्यू इक्वेशन। 5 लाख यहाँ एज इट इज रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा वैल्यू बताइए। हाँ, 969800 प्लस 30,000 इज इक्वल टू कितना बनेगा बताइए वैल्यू? क्या ठीक तो है? नहीं, हाँ 6 और 3 9, हाँ ठीक है ये। दिस वैल्यू इज व्हाट? 14,99,800 प्लस जीरो, ऐसा चलेगा। ये ट्रांजेक्शन आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं अगली ट्रांजेक्शन, नंबर 3। नंबर 4, रिटर्न गुड्स टू अमेजन 3,000 नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। नहीं पसंद आया, होता है ना, ट्रायल टाइम होता है, रिटर्न रिफंड वाला टाइम होता है। तो आपने नंबर 3 नंबर 4 पे क्या कर दिया? अमेजन को क्या कर दिया? सामान वापस कर दिया। अमेजन के आपके डिलीवरी के चार्जेस वापस करेगा? नहीं करेगा ना। हाँ, वापस करने के पैसे नहीं लेता आपसे वो उनकी फ्री होती है पिकअप। ये तो देखा होगा आप लोगों ने, कभी वापस नहीं करा सामान, करा ना? क्या वापसी के भी पैसे लेते हैं आपसे? वो नहीं लेते हैं। और सामान वापस होने के बाद या तो वो सामान आपको रिटर्न करेंगे, मतलब रिप्लेस करके देंगे, और या क्या करेंगे फिर, आपको पैसा दे देंगे। इवन इफ यू हैव डन कैश ऑन डिलीवरी, पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा या अमेजन के पे बैलेंस में चला जाएगा। मालूम, मैंने अमेजन से सामान खरीदा, मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, मुझे सामान पसंद नहीं आया, मैंने सामान वापस भेज दिया। तुम्हें लगता है कि अमेजन का एजेंट आपको कैश वापस करेगा? नहीं करेगा कैश वापस। वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन पोर्टल ऐसा ही करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल आपको कैश वापस नहीं करते कभी भी। दे विल ट्रांसफर कैश टू योर बैंक अकाउंट। या जो भी आप अगर आपका अकाउंट नहीं है कोई रजिस्टर्ड, तो बोलेंगे अकाउंट बताइए, आईएफएससी कोड बताइए, और नाम बताइए होल्डर का, एंड देन दे विल ट्रांसफर द मनी टू योर अकाउंट। दे विल नॉट पे यू मनी इन कैश, चाहे उन्होंने कैश ही कलेक्ट क्यों ना किया हो। इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपने अमेजन को सामान वापस करा, तो कैश नहीं वापस आएगा। सामान कितना कम हो जाएगा आपके पास से, यहाँ से 3,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और कैश में कुछ नहीं जाने वाला। 3,000 रुपीज कहाँ ऐड हो जाएगा? आपके बैंक में ऐड हो जाएगा। और इस तरफ देर विल बी नो इफेक्ट, देर विल बी नो इफेक्ट।
इज इट ओके? ऐसा हम करते हैं इसको। तो इसको, इस ट्रांजेक्शन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बताइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 9,72,800 प्लस 27,000। आराम आराम से करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। और आपको बहुत ध्यान से करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आपका, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन स्कूल में अगर आसान आए तो ही पहले करिए, वरना मत करिए पहले उसको। ऐसे करके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। किसी को डाउट तो नहीं इस ट्रांजेक्शन में? इधर से बेटा बताइए, आप दोनों में से किसी को, मतलब लॉजिक समझ में आ रहे हैं ना इसके? देखिए, नंबर 5, परचेज मशीनरी 10 लाख, पेड बाय चेक। भाई साहब ये देखो जरा तुम, मशीनरी खरीद रहे हो आप, क्या खरीद रहे हो? मशीनरी। देखो जरा मजा देखो अब आप। नंबर 5, आपने मशीनरी खरीद ली, जीरो, जीरो। आपने मशीनरी खरीद ली, पेमेंट कर दी चेक से, है ना? चेक से पेमेंट कर दी। अब बताओ क्या होने वाला है? बाउंस हो जाएगा चेक, है ना? लेकिन जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस, उनकी क्रेडिट लिमिट होती है। बिजनेस को क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट मिलता है। क्या मिलता है बिजनेस को? ओवरड्राफ्ट मिलता है। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ आपको लिखना चाहिए। या तो क्या करिए आप, चेक बाउंस करिए, उसकी तो एंट्री करेंगे नहीं आप। ठीक है। एक तरीका तो ये बनता है कि आप जितना पैसा बैंक से कटता कटता बाकी कैश से डाल दीजिए, ये। लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका ये रहता है कि बैंक से आप जितना माइनस हो रहा है माइनस, बचा हुआ अमाउंट आप बैंक ओवरड्राफ्ट बनाइए। क्या बनाएंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा। ये तो पॉसिबल है। और लिख दीजिए कि बैंक, इट इज अज्यूम्ड बैंक इज हैविंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसको आपको अपने टीचर से पूछना है कि वो क्या चाहते हैं। दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है। कई बार आपके टीचर ये भी बोल सकते हैं क्या, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट 10 लाख है, अगर आपके पास अकाउंट में 5 लाख है और आप 15 लाख का चेक इशू करते हैं तो आपको 15 लाख का चेक क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ क्लियरली पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है, हम ओवरड्राफ्ट को यूज कर सकते हैं। और हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस के अकाउंट करंट अकाउंट होते हैं। तो मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट आई डू हियर। 9,72,800, जितना है उतना तो जीरो कर दूंगा। उतना तो जीरो कर दिया जीरो। ठीक है जी, यहां से चला गया। मशीनरी कितने की आ गई आपके पास, बताइए? मशीनरी, मशीनरी कितने की है? 10 लाख की मशीनरी आ गई आपके पास। ठीक है, ऐसे और ऐसे। और अब आ जाइए इस तरफ, नथिंग इज गोइंग टू बी हियर। यहां लिखेंगे हम लोग क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बताइए कितने का, कितना डिफरेंस है इन दोनों का? व्हाट इज द डिफरेंस? 27,200। इन दोनों का डिफरेंस बताओ बेटा कितना है? 27,200। उसका आप क्या बना लेंगे? 27,200 का ओवरड्राफ्ट बना लेंगे। और इस एंट्री को ध्यान से लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट की एंट्री है ये नहीं दिखेगी बुक्स में आपको और ना ही टीचर बताएंगे। बट यू हैव टू कंफर्म फ्रॉम योर टीचर कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा पूछेंगे ना, ऐसा कर सकते हैं, तो समझ लो फिर वो क्वेश्चन जरूर देंगे ऐसा, ओवरड्राफ्ट वाला, है ना? तो अच्छा, अब मुझे बताइए, अब जब आप मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में 5 लाख रुपया जमा कराएंगे तो बैंक आपके अकाउंट में कितना रुपया ऐड करेगा? 5 लाख। नाउ आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, इफ यू डिपॉजिट 5 लाख टू योर बैंक अकाउंट, बैंक आपके अकाउंट में कितना पैसा डालेगा? हाँ, वो क्या करेगा, 5 लाख में से पहले ये माइनस करेगा, जो बचेगा वो आपके अकाउंट में डालेगा। तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक पहले अपनी रिकवरी करेगा और फिर आपको क्रेडिट देगा उसका। क्लियर है जी? तो शायद ऐसा क्वेश्चन आएगा भी आगे। डाउट है? नहीं समझ पा रहे बात को? तुम्हारा तुम्हारा अपने छोटे भाई के साथ उधारी चलती है। तुमने अपने छोटे भाई से ले रखे थे 5,000 रुपया। ठीक है जी। और तुम अपने छोटे भाई के पास पैसे भी जमा कराते हो। तुम अपने छोटे भाई के पास गए और बोले, भैया ये पकड़ 10,000 रुपया। तो छोटा पता क्या बोलेगा, भाई तेरे सिर्फ 5,000 जमा है मेरे पास। तो 5,000 तो पुराने कट गए। तो बैंक भी तो वही करेगा। जब तुम बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके गए हो एंड यू आर डिपॉजिटिंग कैश इन टू बैंक, तो बैंक अपना काटेगा ना पहले, तब तो आपका पैसा रिफ्लेक्ट होगा।
ओवरड्राफ्ट का मतलब यही होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि बैंक पहले पूछेगा, सुनो भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया, काटू ना काटू, नहीं पूछेगा वो। ठीक है। वो क्या करेगा, पहले अपना पैसा काटेगा फिर तुम्हारे अकाउंट में जमा करेगा। का मतलब ये है। हाँ तो ठीक है। बैंक क्या करेगा, बैंक एक और आपकी क्रेडिट लिमिट का एक टाइम पीरियड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। उसके बाद बैंक आपको चिट्ठी भेजेगा, करेगा, फोन करेगा, हेलो ब्रदर पैसा, फिर इंटरेस्ट चढ़ाएगा आप पे। बैंक कोई भी चीज फ्री में थोड़ी देगा, अनटिल अनलेस आपके ससुर जी का बैंक हो। मतलब वो तो होना मुश्किल है ना? हाँ, तो क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति बैंक नहीं चला सकते हैं। इधर देखिए, आइए देखिए, टेकन लोन 2 लाख फ्रॉम रामू एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हम रामू के पास गए, रामू भैया, है ना, हमें 2 लाख रुपए दे दो। रामू ने कहा ये लो। हमने ले लिया रामू से 2 लाख रुपए। उस रामू से लिए हुए 2 लाख को हम कहाँ लेके चले गए, बैंक में, सीधा बैंक में जमा करा दिया। आया ना मजेदार पार्ट। अब देखिए, अब जरा देखिए क्या होने वाला है इसके अंदर, बड़ी उथल पुथल मचेगी। सबसे पहले क्या करेंगे आप, अच्छा पहले न्यू इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। व्हाट इज न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन है 5 लाख यहाँ पर, प्लस ये जीरो हो गया आपके पास, प्लस 27,000, प्लस 10 लाख, प्लस ये कितना है, 14,99,800, प्लस 27,200। अब आपने रामू से लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया रामू से? हाँ, 2 लाख का। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, प्लस रामूज लोन। और लोन कितने का हो गया यहाँ पर, प्लस 2 लाख का रामू का लोन हो गया। अभी लोन सीधा आप कहाँ जमा करा रहे हैं, कहाँ जमा करा रहे हैं लोन सीधा, बैंक में। बैंक क्या करेगा, कितना काटेगा आपके अकाउंट से बताओ। तो यहाँ से इधर देखिए, यहाँ से क्या करेंगे आप, इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ करेंगे प्लस 27,200, यहाँ से माइनस हो जाएगा। बैंक अपना हिसाब काट लेगा। आउट ऑफ 2 लाख बैंक ने कितना काट लिया, 27,200 काट लिया। इतना आपके अकाउंट में जाने वाला है, प्लस जीरो। दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर 6। और बैंक में कितना जाएगा बताओ, 2 में से माइनस कर दिया, 1,72,800, ऐसा जाएगा। प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो। भाई करो ना बैंक ने हिसाब बराबर अपना। देख लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट लगाएंगे ट्रांजेक्शन को। ठीक है, क्योंकि लोग सोच ही नहीं पाते इस ट्रांजेक्शन के बारे में। दे नेवर एवर थिंक अबाउट दैट, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा होता है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो समझ पा रहे हैं इस बात को। क्या किया आपने, कि बैंक में आपने पैसा 2 लाख जमाया। कुछ लोग बोलेंगे सर 2 लाख था तो 2 लाख बैंक में दिखना चाहिए था। अरे दिखना चाहिए था, लेकिन बैंक की उधारी का क्या, ये लोन थोड़ा ही है जो ईएमआई में कटेगा। जैसे ही पैसा आएगा, बैंक पहले अपना काटेगा, उसके बाद आपको देगा। तो ये क्या हो गया, ये जो ओवरड्राफ्ट है ये बिना बोले ही सेटल हो गया। लोन के बारे में तो बोलते हैं ना कि लोन इज पेड, लोन इज सेटल्ड, लोन इज, मतलब लोन इज, मेरे ख्याल से कुछ और शब्द ही नहीं बनता कुछ का, पेड हो गया, एक खत्म हो गया। लेकिन ओवरड्राफ्ट के लिए नहीं बोलेगा ऐसा। ओवरड्राफ्ट तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की, जैसे ही पैसा आए कस्टमर के अकाउंट से काट के फिर बराबर करिए। ठीक है। ये कितने लोगों ने ठीक करी थी एंट्री? शानदार बच्चे, तुमने भी ठीक करी थी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिस इज व्हाट, 5 लाख, प्लस 172,800, प्लस 27,000, प्लस 10 लाख, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14,99,800। और ओवरड्राफ्ट हो गया जीरो, और 2 लाख रुपया क्या हो गया, रामू भैया का क्या चल रहा है, लोन चल रहा है। रामू भैया का लोन चला गया। ठीक है जी। आइए देखें आगे, अब चले आगे। नहीं पुछ, अच्छा, सो रामू भैया का लोन हो गया पूरा, आपका काम हो गया खत्म। आगे न्यू इक्वेशन बनाइए। न्यू इक्वेशन बनाने के बाद जरा अगली, व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 7। ट्रांजेक्शन नंबर 7 नहीं, 7 ही तो होगी, 8 होगी, 7 होगी। व्हाट इज देयर इन द ट्रांजेक्शन 7?
क्या लिखा ट्रांजेक्शन 7 में? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 एट 120% प्रॉफिट टू गब्बर, who paid 10% in cash, 40% of the balance amount by check, accepted a bill for the rupees. थोड़ा सा तुम्हारे लेवल से ऊपर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। लेकिन इसको नोट करें, इसको नोट करें, इसका सोल्यूशन नोट करें, कैसे होना चाहिए था, ठीक है। देखें जरा, दिखाऊं? है, इसका फोन है भाई। इसको फोन साइलेंट में रखा करो। इसका है। अरे यार, ये कौन है? हाँ, चलिए, इसका इसका मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कैसे होना चाहिए था, ठीक है। ये हम अगले अगले इसको हम अगले वाले पे करते हैं। इसको अगली स्क्रीन पे करेंगे इसको। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या लिखा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000। यहाँ लिखिए कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है आपके पास? 5,000। 5,000 इज योर कॉस्ट, ठीक है जी। प्लस प्रॉफिट कितना है? 5,000 का 120, कितना बोले हम, कितना प्रॉफिट बोले? 120, 120% प्रॉफिट, 120%, ऐसे। प्लस क्या निकलेगा? इस प्लस नहीं निकलेगा, मतलब इज इक्वल टू क्या निकलेगा? इज इक्वल टू सेल्स प्राइस निकलेगा, सेल्स प्राइस। तो जरा देखिए, 5,000 प्लस 0,000 कितना बनेगा? 6,000। योर वैल्यू इज 11,000। 11,000 आपकी वैल्यू निकला है। कोई दिक्कत है इस बात पे? बताइए। आसान था। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देखो मैं एक फर्क बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कॉस्ट रुपीज 10,000, सोल्ड एट रुपीज 120%। सोल्ड एट रुपीज 120%, इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब होगा 10,000 इंटू 12/100, 0,000। तो क्या हो जाएगा ऐसे? तो रुक जा, 120 ऐसे। तो क्या बनेगी वैल्यू? 12,000। अब आपका सेल्स प्राइस कितना बनेगा? सेल्स प्राइस आपका बनेगा 12,000, अगर ऐसा लिखा होगा। लेकिन लिखा होगा कॉस्ट रुपीज 10,000, सोल्ड एट 120%। सॉरी, ये रुपीज हटाना है यहाँ से। एट 120% प्रॉफिट। दोनों फर्क जान रहे हो? ये है 10 की चीज 120% पे बेची, मतलब 10 को, मतलब 20% बढ़ा के बेचा। और ये क्या है? 10,000 की चीज को 120% बढ़ाकर बेचा। तो इसका मतलब होगा कि 10,000 प्लस 10,000 का 120/100, यानी कि कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस कितना? 12,000। यानी कि कितने में बेचा? 22,000 बेचा। फर्क देख रहे हैं दोनों लैंग्वेज का? वहां 10 से 12 होगा, यहाँ 10 से 22 होगा। डिफरेंस इन द लैंग्वेज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सोल्ड एट 120%, सिर्फ 120%, मतलब जो वैल्यू है उसमें 120 में बेचा हो। 100 की चीज 120 में बेची, इसका मतलब ये है। लेकिन सोल्ड एट 120% प्रॉफिट, 100 प्लस 120, मतलब 100 की चीज कितने में बेची आपने? 220 में बेची, इसका मतलब ये है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? सोल्ड एट 120% है, या सोल्ड एट 120% प्रॉफिट है? देखिए जरा क्या है हमारा आंसर क्वेश्चन में। सोल्ड एट 120% प्रॉफिट है। सोल्ड एट 120% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाला एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी ले लिया, सो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर।
ये एक्सप्रेशन हटा दिया हमने। दिस इज फाइन, क्यों किया हमने ऐसा? डिफरेंस पता चला, सोल्ड एट 120, क्या बोले हम, परसेंट, क्या बोले, प्रॉफिट बोले, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है जी, तो सेल्स प्राइस कितना हो गया आपके पास? 11,000 हो गया। चलिए देखिए, अब आप बताइए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। हु पेड 10% इन कैश। आओ जी, अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। क्या हुआ आपके पास? कैश में कितना आया? बता कितना परसेंट आया? 10% आया। तो कितना आ गया कैश में? 1100 कैश में आ गया। इज दैट ओके? 11,000 का 10% मालूम कैसे निकलता है? 1100 रुपया। परसेंटेज निकालना सबको आता है ना? किसी को नहीं आता तो बता दीजिए। ऐसे निकलता है। 11,000 का 10/100, ये से ये, तो क्या वैल्यू बच गई? 1100 वैल्यू बच गई। ऐसे, ऐसे हमने लिख दिया। 10% हो गया। आगे क्या बोला है? 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। चलो जी, कैश हो गया इतना। बैलेंस कितना हुआ? बैलेंस, बैलेंस बताइए कितना हुआ? 11,000 माइनस 1100। बताओ कितनी वैल्यू बनी बैलेंस? बोलो। 009। 10 में से एक गया, कितना बचा? 9 बचा। 10 में से एक गया, फिर कितना बचा? 9 बचा। और कितना बचा? बस, नहीं, 9,900 ही तो बचेगा। 9, हाँ बस इतना ही बचेगा। ये बैलेंस अमाउंट है। यू गॉट द बैलेंस अमाउंट और नॉट? क्या सबको समझ में आया बैलेंस कैसे निकला? भाई आपके पास ओरिजिनल अमाउंट जो था वो 11,000 था। इसका 10% कैश है, और बाकी 99% क्या है? 99% क्या है? बैलेंस है। ये बैलेंस है, 9,900 रुपीज बैलेंस है। अब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट बाय चेक, कि 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट, इसका 40%, इसका 40% बाय चेक मिल रहा है। तो 9,900 का 40/100, ये और ये चला गया, तो क्या वैल्यू बनेगी बताइए? 40 का कितना? 3960। हाँ ठीक है, 3960, ये चेक से मिल गया। और क्या कह रहे हैं बाकी? और कह रहे हैं एक्सेप्टेड बिल फॉर 1,000, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से ये वाला 1,000 और निकाल दीजिए। ये क्या बोलेंगे हम लोग? बिल्स पेबल कितने का हो गया? 1,000 का। एक, हम सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं, रिसीवेबल होगा। 1,000 का बिल्स रिसीवेबल हो गया, करेक्ट। 9,900 में से 40% का तो क्या हो गया? चेक मिल गया। 1,000 का बिल मिल गया। बाकी का क्या हुआ? उधार। बाकी का क्या है? बाकी की क्या हो जाएगी? क्रेडिट और सेल्स। क्रेडिट सेल्स से तो क्या बनेंगे? डेटर बनेंगे। और डेटर का नाम क्वेश्चन में क्या गिवन है? डेटर कौन है? गब्बर। फिर कौन है? क्या बनेगा यहाँ पर? डेटर कौन बनेगा? गब्बर बनेगा, डेटर गब्बर। बताओ भाई कितना अमाउंट बचा? 9,900 में से 1,000 माइनस करो, 3,960 माइनस करो, तो गब्बर कितने का बनता है बताइए? कैलकुलेट करिए कितना बच रहा है। 4,4940। 4,940। अब ये सारी कैलकुलेशन आपके पास आ गई है। इसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे डालते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इसे नोट कर ले बेटा, ये सब नोट कर ले इसको ढंग से, क्योंकि ये एक काफी टेढ़ा क्वेश्चन है। और अभी इसके बाद आपको लगेगा ना हाँ मैं आ गया, मैं अगली ट्रांजेक्शन बोलूंगा तो वो और खराब हो जाएगी। फिर इसलिए ढंग से करना है इसको, ढंग से। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन में एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस? रिपीटिंग इट। 5 का 120%, 11,000 वैल्यू हो गई। कैश हो गया 1,100 रुपया, 10%। बैलेंस अमाउंट 11,000 माइनस 1,100, 9,900। बैलेंस कुछ। हाँ जी बेटा, दिखाऊंगा ना मैं अभी। अभी तो क्वेश्चन बना ही कहाँ है? अभी दिखाऊंगा कहाँ दिखाना है, आई शो यू जस्ट। फिर 9,900 में से 40% चेक से मिल गया। 1,000 क्लियरली बोल रहा है, उसका BR ले लिया, तो बाकी बचा क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स हो गया। अब देखिए कैसे दिखेगी ये, तो देखते हैं।
यहाँ इस तरह लिखे गए हैं। तो जरा, हाँ यही दिखा देते हैं चलो। सबसे पहले मुझे बताइए कि हैव यू रिसीव्ड एनी अमाउंट इन कैश? कैश में कितना मिला? 1100 रुपये मिला कैश में। तो कैश में जोड़ देंगे प्लस 1100 प्लस, ठीक है जी। कैश में 1100 रुपया। फिर बैंक में कितना चला गया? बैंक में 3960 चला गया बैंक में। दिस इज डन। चलो जी। फिर बी आर प्लस जीरो प्लस जीरो, एक नई एसेट्स बनेगी, बिल्स रिसीवेबल की। स्टॉक में कुछ हुआ था? अच्छा हाँ, कितने का कॉस्ट? कॉस्ट व्हाट वाज द कॉस्ट? कॉस्ट व्हाट वाज द कॉस्ट? कॉस्ट से कितना माइनस हो जाएगा? 5000। ये जो कॉस्ट है ना बेटा आपकी, ये वाली कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट, ये चली गई। ठीक है। और एक छोटा सा काम और कर लें जरा। प्रॉफिट कितना हुआ था इस प्रोसेस में? प्रॉफिट, व्हाट वाज योर प्रॉफिट? 6000 का प्रॉफिट यहाँ जोड़ लीजिए। प्रॉफिट तो हो ही चुका है। देखो प्रॉफिट जो, ये देखो अब क्या किया हमने। हमने इसे टैकल कर दिया, इसे टैकल कर दिया, इसे टैकल कर दिया, इसे टैकल कर दिया, बीआर को भी टैकल कर दिया। तो बोल रहा था ना बीआर कहाँ दिखेगा, टोके कहाँ दिखेगा। और अब एक काम और करना है आपने। एक काम और करना है आपने, क्या? यहाँ लिखना है गब्बर। गब्बर। और गब्बर के नाम पे क्या डाल देना है? कितना पैसा डाल देना है गब्बर के नाम पे? बाकी बचा हुआ पैसा 4940। बाकी डाल देना कितना? 4940। बीआर कितने का था? बीआर था 1000 का, और गब्बर के नाम पे 4940। दैट इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन। आप देख लीजिए कैसे डालना था, ये देख लिया आप लोगों ने। कैश में डाला 1100, एक में डाला 3960, स्टॉक से गया 5000, बीआर में चला गया 1000, गब्बर के नाम पे चला गया 4940। प्रॉफिट कहाँ चला गया? कहाँ चला गया प्रॉफिट? कैपिटल में चला गया, है ना। अगर आपने इसे पहले नहीं कर रखा तो ये ठीक नहीं होने वाली है। अब क्योंकि आपने इसे कर लिया, इससे मिलती जुलती जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी आप उसे आराम से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। सो हियर इज नथिंग एंड हियर इज नथिंग। चलिए न्यू इक्वेशन बनाते हैं ऊपर चल के। इसे नोट कर लीजिए। अच्छा ये बता कि क्वेश्चन आज जब हमारे पास है तो हमसे चैलेंज करेंगे कि क्यों नहीं करा। कर दिया। बेटा अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होना है। ठीक है। पता चला स्टॉक वर्थ रुपीज 5000, सोल्ड फॉर रुपीज 5। अरे 5 रुपए में क्यों बेचा? भिखारी हो तुम क्या? नहीं, क्वेश्चन करते समय इमोशनल नहीं हो। जो बोला वैसा करिए। आपसे बोला बीआर बनवा रहा, बना लीजिए। नहीं बनाया उसने डेटर गब्बर को बीआर, हमारी हमें क्या पता क्यों नहीं बनाया। दे दिया, क्वेश्चन कर दिया। सो इसमें हमारा डिस्कशन सोल्यूशन में चलेगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग इज आउट ऑफ आवर एरिया, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। मैं ऊपर इक्वेशन को अब बदलूंगा, ठीक है। आई वी नीड स्पेस आपसे। कर ले, ये नोट करा बेटा सबने उधर से। ये पता चला क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह इफेक्ट हो रही है इससे, क्योंकि क्वेश्चन ही उस तरह का था। आपके टीचर देंगे ऐसा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। विल गिव यू 100% देंगे क्वेश्चन ऐसा। ठीक है। इसकी इंटेंसिटी भले इतनी हैवी ना हो, लेकिन छोटी होके दे सकती है। चलिए, अब जरा इसको खाली करते हैं यहाँ से। विल विल क्लियर इट ऑफ और वैल्यूज डालेंगे। चलिए बताइए न्यू इक्वेशन क्या क्या बनने वाली है आपके पास? न्यू इक्वेशन, हाँ जी। चलो न्यू इक्वेशन में व्हाट इज गोइंग टू बी हियर? न्यू इक्वेशन में दिस इज 5,01,100 प्लस बैंक में कितना? 176,760 प्लस स्टॉक में कितना? 22,000 प्लस मशीनरी में कितना? 10 लाख ही रहेगा। प्लस बीआर कितने का? 1000 का। और गब्बर भाई साहब कितने के? 4940 के। ठीक। इधर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल? 150,5800 ऐसे। और प्लस जीरो और प्लस
हाँ, 2 लाख। ऐसे करके आपके पास बन गया, ठीक है। ये न्यू इक्वेशन बन गई है। चलिए, आइए देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 20,000, सेल्स प्राइस 30,000, यूज बाय ओनर फॉर पर्सनल पर्पस। तो ड्राइंग्स जो होगी वो 20,000 की होगी या 30,000 की होगी, ये बताइए मुझे। 30 की होगी, है ना? हाँ, नहीं, कॉस्ट। ड्राइंग्स इन गुड्स कॉस्ट। देखो बेटा, एक बात समझना, अंडरस्टैंड। अगर लिखा गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, सेल्स प्राइस 20,000, लॉस बाय फायर, तो आपका लॉस कितना हुआ? गुड्स कॉस्टिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। आपको कंसेप्ट समझना है। हमने बोला गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, सेल्स प्राइस ₹25,000। क्या हो गया? लॉस्ट बाय फायर हो गया। लॉस बाय फायर। ये बताइए, लॉस हुआ कितने का? आप स्टॉक से कितना माइनस करोगे? स्टॉक से 20 माइनस करोगे, और कैपिटल से कितना माइनस करोगे? 20। 20। जब तक गुड्स बिकेगी नहीं तब तक सेल्स वैल्यू कोई मायने नहीं रखती। तो आप जो लॉस बोलेंगे वो कॉस्ट का बोलेंगे। अच्छा, गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ₹20,000। क्या कर दिया? लॉस्ट बाय फायर हो गया। अब क्या करेंगे बताइए? अच्छा, इसका इस ट्रांजेक्शन में क्या किया आपने? स्टॉक से क्या कर दिया? लेस 20,000 किया, ठीक है जी। और कैपिटल से भी क्या कर दिया? लेस, कितना कर दिया? 20,000 कर दिया, करेक्ट। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बताइए। स्टॉक से कितना जाएगा? 20,000 जाएगा, ठीक है। और कैपिटल से कितना जाएगा? कैपिटल से, कैपिटल से भी 20,000 ही जाएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी रही हो। मार्केट वैल्यू कोई मायने नहीं रखती है। नहीं, अब अगर सोल्ड एट है और सामने वाले के घर पहुंच गया, अब उसे आग लगा के होली खेले, हमें क्या मतलब इससे? आपको बताया था रेवेन्यू रिकग्निशन का प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकग्निशन का क्या मतलब होता है? मैंने मैंने हैना को सामान बेचा 50,000 का। हैना के घर सामान पहुंच गया, हैना ने रिसीव लगा के दे दिया, सर रिसीव हो गया। अब हैना ने अपने सामान की होली जला दी। मेरा लॉस है क्या? इसका इसका लॉस है। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। मैंने हैना को सामान भेजना था 50,000 का, सामान मेरे गोडाउन में था, मेरे गोडाउन में आग लग गई, लॉस किसका? उसका या मेरा? मेरा लॉस है। तो revenue is recognized when goods are delivered, services are rendered with the fullest satisfaction। ठीक है जी। तो अब भाई कौन है, आप देखो तो सही। क्या ध्यान रहेगा इस चीज का कि लॉस बाय फायर की केस में किसी और चीज में आपको कॉस्ट का ध्यान रखना होता है। तो मैं अब आया कंसेप्ट पे यहाँ पर। कैन वी हैव न्यू इक्वेशन नाउ हियर? दिस इज, नहीं, अब ट्रांजेक्शन करेंगे ना इसके अंदर, अभी तो ट्रांजेक्शन करेंगे। चलिए, ट्रांजेक्शन क्या है आपकी, बताइए इधर। ये पर्सनल पर्पस वाली, तो कॉस्ट कितना माइनस होगी? 20,000 से कॉस्ट कितना माइनस होगी बताइए। ट्रांजेक्शन नंबर क्या है ये? 8। जीरो, कितना? जीरो। कितना स्टॉक से कितना माइनस होगा? 20,000 माइनस हो जाएगा, प्लस जीरो, जीरो। और ड्राइंग्स हो गई है, ड्राइंग्स कहाँ से माइनस होगी? कैपिटल से माइनस होगी, प्लस जीरो, प्लस जीरो, दैट्स योर आंसर। अब बना लीजिए न्यू इक्वेशन। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ठीक किया था, ये वाला? ये वाला क्वेश्चन किया था किसी ने? नहीं, उधर से ये करा था क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज 5,01,100, पक्का से ना, यही है। प्लस 176,760, प्लस 2,000 की सिर्फ गुड्स बच गई हैं, प्लस 10 लाख आपके पास आ गया, प्लस 1,000, प्लस 4,940 इज इक्वल टू कितना? 1,40,000।
30,800 प्लस जीरो प्लस 2 लाख। दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, हो गया। अब चलते हैं आगे। ऑफ ये एंट्री करके दिखाइए मुझे। गब्बर हो गया इंसॉल्वेंट। बताया था पिछली क्लास में इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है? क्या मैंने डिस्कस करी थी इंसॉल्वेंसी की एंट्री? नहीं, अच्छा, ना बोलती हो। बोला था 40 पैसे यानी रुपी 30 पैसे, ये करो तो बताया था पिछली बार। चलो करके दिखाओ इससे आप। गब्बर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, 50 पैसे यानी रुपी, यानी कि 40% मिलेगा और 60% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। गब्बर से कितना पैसा वसूलना था? गब्बर से कितना पैसा वसूलना था, देखिए, देख लो तो करिए। कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला, ये आपको मुझे करके दिखाना है। सब करके दिखाएंगे मुझे इसमें। कितना मिला कितना नहीं मिला, दैट यू हैव टू शो मी। करके दिखाइए। करके दिखाइए सॉल्व। गब्बर से कितना मिला कितना नहीं मिला। इतना आसान है, देखो बहुत ज्यादा आसान। हाँ, कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम्म। क्या गलत लिखा बेटा? कौन सा वाला? ये जबकि होना कितना चाहिए ये? कितना होना चाहिए ये? तो मुझे 14 लाख। बिल्कुल ठीक। चलिए, ये करेक्शन कर लीजिए। दिस इज द करेक्शन 14। चलिए, 40% तो निकालना है। गब्बर हो गया इंसॉल्वेंट। क्या हो गया गब्बर? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब वो पैसा डूब गया। जितना मिलना मिलेगा, जितना नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, बेटेड, वो लॉस है हमारे पास। चलो देखिए तो 4940 का 40% निकालो, कितना आया भाई? 1976। ठीक है। ये तो क्या हो गया, रिसीव हो गया। क्या हो गया ये तो? रिसीव्ड। ठीक है। अब ये वैल्यू, इसमें तो जब मैं ये माइनस करूंगा तो बैलेंस कितना बचेगा? 2964। ये क्या हो गया, लॉस। ये लॉस हो गया। करेक्ट। एवरीबडी इज ओके विद दिस। तो कैसे करेंगे बताइए जरा, देखिए कितने खुश है ना बच्चे कि इनका हो गया। ठीक है। अभी इनकी खुशियों में मैं आग लगाता हूँ, देखो। हाँ हाँ। तो आप मुझे बताइए, गब्बर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या उसके बिल्स रिसीवेबल के पैसे वसूली होगी? नहीं होगी। अब गब्बर पे कुल कर्जा कितना हो गया? 5940। समझ पा रहे? है ना? हाँ। गब्बर का 4940, और बिल भी तो गब्बर के नाम का था। बिल्स रिसीवेबल किससे मिला था? गब्बर से तो मिला था। कोई पूछेगा कहाँ लिखा था? अरे गब्बर से को तो सामान खरीद बेचा था। बीआर तो उसी के नाम को बनेगा। तो गब्बर से टोटल पैसा कितना लेना था? ये जो बच्चे खुश हो रहे थे ना, ये हो गया हो गया। नहीं हुआ, वो गलत हो गया। देखिए, दिस इज रॉन्ग। तो देखिए, ये गलत था। तो गब्बर से टोटल पैसा कितना लेना था? 4940 प्लस 1000। गब्बर से टोटल रिकवरी 5940 की होनी थी। गॉट इट और नॉट? क्या ये बात क्लियर हुई? अरे बिल्स रिसीवेबल भी तो गब्बर के नाम का था। जब गब्बर अपना पैसा नहीं दे रहा तो बीआर का पैसा कैसे देगा? तो दोनों चीजें हमारे हाथ से निकल गई। अरे एग्री करते हो इससे, नहीं करते बोलो। कि मैं झूठ बोलिया? हाँ ठीक है। तो ठीक है, 5940। तो इसमें से कितना रिसीव हुआ? रिसीव्ड 40%। इसका 40% निकालो, कितना आता है? अबे 5940 का
40/100, 2, 5, 5, 1 है ना, 5, 1, ये इंटू 2, 6, 3276। नहीं, ऐसा नहीं शायद, ये ठीक है ये वैल्यू, ये गलत है। देखो, 2 2 8 जा 16, 1, 16, 1, 17, 1, लेकिन 2 और 1 3, हाँ, 2376, ये। तो लॉस कितने का हो गया, लॉस? इस लॉस को क्या बोलेंगे, बैड डेट, क्या बोलेंगे इसको, बैड डेट। कितने का, 3, 5, ऐसे 3 माइनस कर लो ना, कितना आ रहा है, ठीक है। कैसे शो, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? गब्बर जब जाएगा तो उसके साथ उसकी जितनी भी रिलेटेड थी वो सब आपकी क्या हो जाएगी, वो आपके लिए पेड डेट बन जाएगी अकॉर्डिंगली। 40% क्यों करा, क्योंकि 40 पैसा है ना, रुपये लिखा था इसलिए किया। क्लियर है? अरे बोलो। चलिए जी, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस तरफ पे कहाँ चला गया वो, ये रहा, आई थिंक इट इज हियर, इधर, एंट्री नंबर 9। कैश में कितना जुड़ेगा आपका, 2 3 6 प्लस 2 3 7 6 जुड़ेगा, 0 0 0, 1000 पूरा खत्म हो गया, प्लस 4940 पूरा खत्म हो गया। और लॉस, व्हाट वाज योर लॉस नाउ, योर लॉस इज 3564 का लॉस आपने यहां से माइनस कर दिया, ऐसे जीरो और ऐसे जीरो, ऐसा कर दिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम अपने स्कूल के यूटी में देते हैं, और 30 मिनट्स में, मतलब 1 घंटे में, ऐसे ऐसे 4 5 क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने होते हैं। और वो न्यू इक्वेशन ठीक है, सुन लिया मैंने। आगे चलो, कितना वैल्यू आई अरे कोई ना कोई तो कैलकुलेट करा करो। 50347 6 प्लस 176760 प्लस 2000 प्लस 10 लाख प्लस जीरो प्लस जीरो, कुछ नहीं, गब्बर खत्म हो गए बुक से। ये बताइए कितना आएगा, 6 आया, 3 आया, और 7 में से 5 गया, 2 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 14,82,500 जीरो, और फिर आ गया 2 लाख। जो ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 10, इसे नोट कर लें। कितने लोगों ने ठीक किया था ये, एक, वेरी गुड, शाबाश। जनरल एंट्री में यही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, बिल्कुल है, जब जनरल पढ़ेंगे, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बाद जनरल एंट्री, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उल्टे पुल्टे आड़े तेरछे, ठीक है। जनरल एंट्री में मैं आपको करीब करीब 150 ट्रांजेक्शन करवाऊंगा, और 150 ट्रांजेक्शन का मतलब है ग्रेजुएशन तक का कोटा पूरा हो जाएगा आपका। मतलब उसके बियॉन्ड ना आपके, आपकी 12th में आनी है, ना उसके बियॉन्ड बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आनी है, सब उसी में कवर हो जाएंगे। उतनी ट्रांजेक्शन हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मजा आएगा करने में, चैलेंजिंग चैलेंज, पैसा पैसा वाली ट्रांजेक्शन होंगी। यहाँ भी आएगी पैसे वाली ट्रांजेक्शन, अभी देखते हैं। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 9 लाख, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय कितने से, 9 लाख से, ठीक है जी। डेप्रिशिएशन, हाँ, डेप्रिशिएट मशीनरी टू 9 लाख, बाय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मशीन की वैल्यू कितनी थी आपकी, 10 लाख, 10 लाख की मशीन घटा के कितनी करनी है, 9 लाख करनी है, तो कितना रिडक्शन होगा, 1 लाख का, ठीक है। अगर कहते हैं डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 9 लाख, इसका मतलब क्या होता, मशीन में से 9 लाख माइनस कैपिटल से 9, फर्क समझिएगा। डेप्रिशिएट बाय 9 लाख मतलब 9 लाख कम हुआ, डेप्रिशिएट टू 9 लाख मतलब 10 से घटाकर 9 तक ले आए, तो डिफरेंस कितने का, सिर्फ 1 लाख का। सिर्फ सबसू उड़नछू, कोई बात नहीं। जिनको ये परेशानी होती है वो मेरे साथ रखे बैठे हैं, बैठे छुट्टियां हैं, बैठे हैं, उड़नछू होने से बचे हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे इसको, डेप्रिशिएट मशीनरी सीधी नहीं है, 9 लाख से डेप्रिशिएट मत कर जाना, डेप्रिशिएट 1 लाख से होगी।
तो कैसे करेंगे उसको, देखिए। नथिंग हियर, कुछ भी नहीं यहाँ पर जाना, कुछ भी नहीं जाना। यहाँ से 1 लाख माइनस हो जाना है ऐसे। अरे भैया, डिप्रिसिएशन कैश में कभी नहीं होता। अच्छा, कौन बोला? तुम्हारे पास गाड़ी है ना, एक है गाड़ी। तो आपकी गाड़ी की कीमत हर साल कुछ कम होती है या बढ़ती है? कम होती है। तो एक दिन जब आप उठती हो तो आपका तो दरवाजा गायब मिलता है, तो पहिया गायब मिलता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता होगा ना। डेप्रिसिएशन का मतलब ये थोड़ी होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। और वो अदृश्य रूप से होती है। जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएंगे तब आपको पता चलेगा, यार मेरी गाड़ी तो यार की वैल्यू कम हो गई। भाई, आपने एक साल गाड़ी का इंश्योरेंस 10 लाख कराया, अगले साल गाड़ी का इंश्योरेंस की वैल्यू जो है, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी 8 लाख है आपकी वैल्यू, तो 9 लाख कहाँ से गया? ये जेब चेक करेगी, हाँ ना, मेरी जेब में तो 2 लाख तो निकला नहीं, पापा की जेब से निकला नहीं, कहाँ गया? इनविजिबल है वो, लॉस है वो। इट हैज नथिंग टू डू विद कैश। बोलिए। पर्सनल कार पे भी डिप्रिसिएशन लगता है। हाँ जी बेटा, उसका क्या? हाँ, वो कैसे माइनस होता है, जरा समझो। मैंने एक गाड़ी खरीदी 2012 में, करीब करीब 6 लाख रुपए की, ठीक। और वो गाड़ी के डेप्रिशिएट होते होते आज जब मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ, मेरा इंश्योरेंस 9 तारीख को खत्म होगा, तो मेरी उस गाड़ी की वैल्यू रहेगी 2,75,000। 12 साल में इतना वो डिप्रिशिएट हो चुका है, चल के घिस के डिप्रिशिएट हो गया, ठीक। अब अगर मैं समझदार आदमी हूँ, तो जितनी मेरी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है उतना हर साल पैसा निकाल के रख लूं। तो जब ये गाड़ी की 15 साल की खत्म हो जाएगी लाइफ इसकी, भाई पेट्रोल की गाड़ी 15 साल में खत्म हो जाएंगी, तो 15 साल तक मेरे पास कुछ अमाउंट इकट्ठा रहेगा। इसको मैं डाउन पेमेंट बनाऊंगा, और अगली गाड़ी खरीदूंगा तो थोड़ी बड़ी खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास डाउन पेमेंट का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड लोग अप्रिशिएट करते ही नहीं है। हमारी गाड़ी उसमें डिप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन हम तो बैलेंस शीट बनाते नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते नहीं, हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ता नहीं। जब गाड़ी उठा के ले जाते हैं स्क्रैप वाले, तब याद आता है, ओहो, हमने तो डिप्रिसिएशन लगाया नहीं, और ना हमें कोई टैक्स का बेनिफिट मिलता उसको। लेकिन बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, अपनी एसेट्स को मैक्सिमम रेट पे डिप्रिशिएट करते हैं। वो आपका बिजनेस एक्सपेंस बनता है। बिजनेस एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम लगेगा। तो करते हैं खूब अच्छे से। हाउस होल्ड पर्सनल व्हीकल पे डिप्रिसिएशन जैसी कोई चीज लगाते नहीं है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खुद, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बनती नहीं है। तुम्हारे घर में बनती है कार अकाउंट, वॉशिंग मशीन अकाउंट, गीजर अकाउंट, मिक्सर अकाउंट? नहीं बना ना। लेकिन लेकिन होटल वाले, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वाले, इन सब में डिप्रिशिएबल वैल्यू बनती है उनकी, और उनकी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करके दिखाते हैं, और बिजनेस लॉस दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम माई कैपिटल। मतलब वैसे तो कैपिटल से रिड्यूस नहीं होना चाहिए, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक हमारा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कौन बियर करेगा? ओनर। ओनर से माइनस कर देते हैं इसको, ठीक। तो कितना बन जाएगा, 5,03,476 प्लस 176,760 प्लस 2,000 प्लस, ये हो जाएगा आपका 9 लाख, प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बनेगा, 13,82,236। थोड़ा मुश्किल हो गया क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैरों की कसरत हो जानी चाहिए। दिस इज फाइन। जब आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अपने स्कूल के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। बुक के क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे अभी, नहीं लग रहे? बुक के क्वेश्चन वो भी मुश्किल लग रहे हैं क्या? लग रहे हैं बुक के क्वेश्चन मुश्किल? नेक्स्ट, received a security deposit 90,000 from tenant by check and deposit into the बैंक। आपने अपने टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया। हम किराए पे घर चढ़ाते हैं ना, हम बोलते हैं 2 महीने का किराया और 1 लाख रुपए सिक्योरिटी। तो जब बंदा घर छोड़ के जाता है तो क्या करते हैं, लठ उठाते हैं, मार के भगा देते हैं, फिर सिक्योरिटी वापस करते हैं। यार ये एक सारथी कहता है, मैं तो नहीं करता। हाँ, नहीं नहीं, करते हैं वापस, करते हैं उसे वापस, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ए लायबिलिटी ऑन अस। कहाँ जोड़ेंगे उसको, बताइए। कहाँ जोड़ेंगे? क्या बोला उसने, सीधा बैंक में जमा करा दिया ना। सीधा बैंक में जमा कराया, तो क्या होना चाहिए, देखिए आपके पास अब, यू विल हैव टू डू व्हाट, 11, ना कैश में जाएगा, बैंक में जाएगा 1 लाख रुपए। क्या बोले बताइए, कुछ बोल रहे? भाई क्या,
तो साइलेंट पे करो फोन अपना, तो सुन लो। डिपॉजिट कितना है? अच्छा 90,000 का है तो इट विल मेक इट, हटाओ स्क्वायर कार्ड। 90,000 का। और एक लाइबिलिटी बना लेंगे यहाँ पर, एक नई लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे नई लाइबिलिटी? जगह नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितने की? कहाँ था वो सिक्योरिटी डिपॉजिट? इधर। ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करके एक लाइबिलिटी बना लेंगे, इधर ओके। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करिए जरा। देखिए कितने लोग पकड़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये हो गया सिक्योरिटी, इसका न्यू इक्वेशन बना लेते हैं पहले। बनाए न्यू इक्वेशन। 5,03,476 प्लस कितना? 266,760 प्लस 2,000 प्लस 9 लाख प्लस जीरो इज इक्वल टू कितना? 13,82,236 प्लस जीरो प्लस 2 लाख प्लस 90,000, ऐसे कर दिया ठीक। और अब अगला ट्रांजेक्शन है। पिछली क्लास में बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करते हैं, है ना? चलो जी, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू। कितने लोगों ने किया होगा, कर लिया है ना? किसकी हेल्प ली थी? खुद। दिखा तो जरा, बाकी लोग करें जरा, जल्दी से करिए। देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ। कैलकुलेट करिए कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया। हाँ जी, हो गया। अगर आपसे कुछ ना बोला जाए तो आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी रेट को बनाते हैं? फर्स्ट अप्रैल को बना देते हैं। हाँ। फिर ये क्या हो गया? फिर ये क्या हो गया बताइए? हाँ, ईयर एंड पे करते हैं सारी चीजें। कब करते हैं? ईयर एंड पे चलते हैं, ठीक है। चलो कैलकुलेट, मुझे अमाउंट बताओ कितना का, तुम्हारा अमाउंट तो आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। व्हाट इज योर अमाउंट? कितना निकला? कैपिटल कितने की थी साल के शुरू में? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में निकलता है? बेटा समझना। हाँ, अब थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दे दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकलता है ओपनिंग कैपिटल पर, वो क्लोजिंग पे नहीं निकलता। इसमें निकलता है ओपनिंग पे। तो निकालो, निकालो कितना आया। शाबाश, बहादुर बच्चे, निकालो। कितना बोले? 15,000? नहीं, 1 लाख। यार नादानी के बच्चे हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे वाली बात करते हैं। बोलो 1 लाख। कितना ऑनलाइन में बताइए कितना बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा 1 लाख? जो लोग ऑनलाइन है वो बताएं कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
बताइए कितना बनेगा। हाँ सर बोलो, सर पैर कुछ नहीं, बोलो फटाफट से कितना। इंटरेस्ट हो कौन बोला? 1 लाख कहाँ से माइनस होगा भाई, बता दे रहा। ऐसी बात कर रहा है यार, देख लड़का। मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्थ का अनर्थ कर रहा है, देखो ये। कुछ का कुछ ही लगाया जा रहा है, बता। अब समझो जरा कैसे होना था। सबसे पहले देखिए 10 लाख था ओपनिंग कैपिटल, तो आप लिखेंगे 10 लाख का 10% कितना बनेगा? 1 लाख। इस पर कोई डाउट किसी को? वही अमाउंट था। फिर उसने और पैसा कितना लगाया? 5 लाख लगाया। तो कित और समझ रहे हो, पूरे साल के लिए, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए 10%। फिर ये क्या लगेगा? 5 लाख इंटू कितना बोलेंगे, 10/100 इंटू। अब बताइए मुझे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 9 महीना। सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा ना बचपन में? निकालो कितना आता है। तुमने क्या करा था? 5 लाख पर 10%। अरे इंटरेस्ट कब चालू होगा? जिस दिन पैसा लगेगा उस दिन से ना। पूरे साल का थोड़ी लगेगा। और एडिशनल कैपिटल पे भी लगता है। बताओ कितना हुआ? कितना हुआ? 10%, 50,000 हो गया, है ना? कितना बनेगा? 50,000 को 9/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। बताओ तो कितना होगा? 37,500। कितना बनेगा? 37,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? 137,500। ऐसे बनेगा। कितने लोगों ने ठीक किया ये? बस। हाँ, अभी भी किया? तुम मेरे से पहले कर लिया था। हाँ, फिर तो बढ़िया यार, फिर तो सभी ने कर लिया। यू गॉट इट। 137,500 इज व्हाट? समझ रहे हैं कैसे निकालना है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमने ये कैपिटल ले ली साल के शुरू में, 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक, कितना हो गया? 12 महीने के लिए इंटरेस्ट, पूरा साल का इंटरेस्ट लग गया। लेकिन ये तुमने कब लिया? जुलाई में। तो इंटरेस्ट कब से शुरू होगा? अप्रैल से शुरू होगा, जुलाई से शुरू होगा? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने बनते हैं 9। 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। 9 मंथ का मंथली इंटरेस्ट नहीं निकाला कभी बचपन में? नहीं निकाला। 9/12। मैंने क्या कहा था पहली क्लास में? आपको प्लस आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, डिवीजन आना चाहिए। आना चाहिए ना, वही तो है। तो कोई बात नहीं, फिर तो 10 + 15, 15 लाख पे लगता। इसका ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में डेट दी थी। अगर मेरे पास डेट ना होती तो मैं क्या करता? 10 + 5, 15 लाख पे निकालता। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। इज इट ओके? ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज, यहाँ हमने परनम शब्द भी दे रखा है। अगर इसमें परनम ना होता और एनम शब्द ना होता, तो इंटरेस्ट फ्लैट रेट से 10% निकलता। तब हम टाइम कंसिडर नहीं करते। परनम का मतलब होता है वी हैव टू कंसिडर टाइम पीरियड। अगर परनम नहीं है तो हमें टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना है। अगले में क्या दिख रहा है देखो, तब हमारा होता 10 + 5 15, 1,50,000। पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले। लिखे जरा इसको। क्या था ट्रांजेक्शन नंबर 12 था? 0, 0, 0, 0, 0 इज इक्वल टू कितना? 1 लाख। कितना था रे? 37,500 प्लस माइनस 137,500। देर इज नो इफेक्ट। हाँ, तो भाई नंबर भी तो दिखाने पड़ते हैं। इफेक्ट तो ये कमाल है यार। मतलब ये तो गलत लिख देगा फिर बोलेगा मेरा आंसर ठीक है। अरे तुम्हें मार्क्स किस चीज के मिलेंगे? तो मार्क्स तो कैलकुलेशन के मिलेंगे ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों करेंगे हम? मालिक से कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे तुम उसको क्या? सिंपल इंटरेस्ट पे चलती चीजें हैं। नहीं को कैसे भाई, ऐसा नहीं होता।
कि अच्छा तुम कुछ भी लिख दो, तुम लिख दो 2 रुपए 2 रुपए, मालिक भिखारी है ना, 2 रुपए दे दो इसे इंटरेस्ट। ऐसे थोड़ी करोगे, इफेक्ट तो जीरो ही आ रहा है जी। वो तो कुछ भी कर ले प्लस माइनस इफेक्ट जीरो ही आएगा। आपको नंबर मिलेंगे तब जब आपकी ये वैल्यू ठीक होगी। इफेक्ट इज जीरो, वंडरफुल, अच्छा है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन मार्क्स तब मिलेंगे जब आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट ठीक होगा। ठीक है, इसको बना लेना न्यू क्वेश्चन, तब तक अगला वाला पार्ट देख लीजिए। नाम न्यू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बताओ भैया ड्राइंग्स कितने की है क्वेश्चन में, कहाँ है ड्राइंग्स? 20,000। अच्छा इस बीच में कभी कैश होता तो वो भी इंक्लूड कर लेते। ड्राइंग्स का मतलब जितनी ड्राइंग्स इन बिटवीन हुई उसको जोड़ लेते। अब बताइए मुझे 20,000 पर कितना परसेंट? 10%। और टाइम पीरियड, टाइम तो मुझे दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा ना। और पर एनम शब्द भी नहीं है। इसका मतलब फ्लैट कितना बनेगा? 20,000 का 10% कितना? 2,000। 20,000 का 10% कितना भाई? 2,000। तो क्या करेंगे आप इधर नीचे, यहाँ नीचे इस जगह पे, प्लस 2,000 और माइनस 2,000, दैट यू विल डू इन द नेक्स्ट इक्वेशन। इसको ठीक करिए, अब आप इक्वेशन बना लीजिए। ये कौन सी ट्रांजेक्शन थी भाई? दिस वाज 13 ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आप रिवीजन करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, और इन्हीं 3 4 क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं जो अगर आपने ढंग से बना रखे हैं, तो आपकी काफी सारी रिवीजन हो जाती है। फिर से पूछ बेटा, पड़ोसी को उतने एमबी के जितने तुम हो, बोलो। गेट आउट। ऑल क्लियर ना? डेंडरफ जैसे निकलता है सर से, साफ। वो पता है, मैं अगर कभी टेस्ट में ये क्वेश्चन दूंगा, आप में से कम 80% बच्चे गलत करेंगे इसी क्वेश्चन, करेंगे गलत। ओह टेस्ट, टेस्ट, हाँ, भूल गया मैं तो टेस्ट लेना यार। 1 महीना हो गया इस बात को। अब आपका क्या होगा, अब जो टेस्ट है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल, तीनों चैप्टर, तीनों चैप्टर, और विद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, 4 चैप्टर का टेस्ट। अब ठीक है, आज क्या तारीख है? टुडे इज व्हाट, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को लेंगे। चलो मंडे ले लिया। लेकिन छुट्टी ना करना कोई मंडे को। ठीक है, मुझे मालूम है कोई बोलेगा मेरी तबीयत खराब है, मेरा ये मेरा वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैंने क्लास खत्म कर दी क्या? मैंने बोला? अच्छा ठीक है चलो, चलिए। सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी कंक्लूडिंग क्लास। पहले मैं क्या कर लूंगा कि वो जो छुटके क्वेश्चन है उनको कराऊंगा, फिर वो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम। पहले इसको करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। सो सॉरी फॉर डिले टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।